संगम नवा बहन जी। मैं अनूप कुमार राय सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। जी सर। और आज का जो विषय है ये साधारण विषय नहीं है। जी ये एक तरह से हमारे समाज की जो आत्मा जो घायल है, जी एक तरह से कह लीजिए कि हमारे पूरे शरीर को जिस व्यवस्था ने क्षत विक्षत कर दिया है, ये वो विषय है। जी सुनने में साधारण सा लग सकता है, लेकिन अगर वास्तविक अर्थ में इसको देखा जाए तो बड़ा गंभीर है। क्योंकि यही एक व्यवस्था है जिसने हमारे पूरे समाज को क्षत विक्षत कर दिया है। और मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से अपनी बातों को अपनी सोच के अनुरूप मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो जाति व्यवस्था कंटिन्यू रखा गया, इसका क्या कारण है, किस वजह से है। एक सीधी सी बात निकल करके सामने आएगी कि इसमें सीधे सीधे बमनों का फायदा है। क्योंकि जब अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि बाबा साहब भी इसके पीछे जो है इसका कारण को तलाशा गया कि जाति व्यवस्था को किसने बनाया, कैसे आया। वो तो इतिहासकारों का विषय है। जो इतिहास को लेकर के चर्चा करते हैं, उसको जानना चाहते हैं, वो इसको सही तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आया कि ठीक है, एक व्यवस्था बन गई है, हम परेशान हैं, हमें बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन जब जब हमारे समाज के महासमनों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, इस व्यवस्था से निकलने की कोशिश की, तब तक बमनों ने एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा। अब किस तरह का षड्यंत्र रचा, जैसे अगर आप देखेंगे कि जब 1948 के बाद लगभग 1973 में 1873 में ज्योतिबा फूले जी महाराज ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद में उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ में आवाज उठाया और तमाम तरह की जो कुरीतियां थी, जो हमारी समाज को जिससे बहुत परेशानियां हो रहा था। जाति व्यवस्था एक बहुत ही खराब चीज है, वो सीधे सीधे कहते थे फूले जी महाराज कि जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है। उसके अगनिष्ठ में देखा गया कि तिलक, क्या नाम है उनका पूरा, कौन कौन सा तिलक है जो महाराष्ट्र के, मैं पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। बाल बाल गंगाधर गंगाधर तिलक। तिलक, बाल बाल गंगाधर गंगाधर तिलक। तिलक। बाल गंगाधर वो तिलक। हाँ, वो कट्टर कट्टर बमन थे। बाल गंगाधर तिलक ने इतने तरीके से उनको रोकने की कोशिश की। उनकी उस समय, क्योंकि हमारे पास तो कोई माध्यम नहीं था, ना पत्रिका थी, ना मीडिया था, तो वो उनका एक पत्रिका निकलता था मराठा और शायद केसरी करके। इन दो पत्रिकाओं में उन्होंने लगातार ज्योतिबा फूले को टारगेट करते रहे। यहां तक कि अंग्रेजों को भी उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी कि ये आदमी समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है। क्योंकि गंगाधर तिलक ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था ही देश सुदृढ़ हो सकता है, और लगातार ज्योतिबा फूले जी महाराज उसका विरोध करते थे। इसी तरह से मेरे समन साथी जानते होंगे कि जब जब ये समन समाज एकत्रित होने का कोशिश किया, तब तब बमनों ने एक जबरदस्त षड्यंत्र रची, साजिश रची कि इनको यहां से हटा दिया जाए। तो गंगाधर तिलक ने जो गणेश उत्सव अभी मनाया गया महाराष्ट्र में, या पूरे अब तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, ये जो गणेश उत्सव का जो उत्थान है, इसका एकमात्र कारण था कि ज्योतिबा फूले जी महाराज के आंदोलन को कमजोर करना। और गली मोहल्ले में बाल गंगाधर तिलक ने, हमको लगता है कि 1890 की दशक की बात है, 1890 की दशक में बाल गंगाधर तिलक ने केवल और केवल ये समन समाज एकत्रित ना हो, ज्योतिबा फूले की जो आंदोलन है, जो उनकी वो है, उसको कमजोर करने के लिए गणेश उत्सव की स्थापना किया और पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चालू किए। इसी तरह से हमारे महासमन मान्यवर कांसीराम साहब जब 1984 में पार्टी बना लिए, बहुजन समाज पार्टी, और उन्होंने इस कदर आंदोलन किया पूरे भारतवर्ष में, जब वो 15 और 85 का नारा दिया, तब उन्होंने, और जब उसके पीछे लोग जुटना शुरू हुए, जरा साजिश देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने साजिश किया कि जब लोग जुटना शुरू हुए 1984 के बाद में, लोगों के अंदर, ओबीसीओ के अंदर भी एक बात गई कि नहीं, हम किस तरह से जो है तो कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल कर सकते हैं। और कांसीराम साहब बड़े अच्छे तरीके से समझाते थे
कि अगर यहाँ सटोगे तो फिर तुम हमेशा ये 15% के नीचे रहोगे, और यहाँ सटोगे तो ये तुम ऊपर ही रहोगे। ओबीसी वालों को समझाते थे बीच वाला उंगली हो तुम तीसरे नंबर पे, और ओबीसी ने समझना भी शुरू किया। लेकिन उसी समय 1986 में राम मंदिर के ताले खोल दिए गए, और यहां तक कहा जाता है कि वहां जो विग्रह स्थापित किया गया वो भी था नहीं। अब पूरे देश में संदेश दिया गया कि राम मंदिर का जो है, वहां राम मंदिर का विग्रह वहां है, वो राम जन्मभूमि है। और उसका कारण क्या था? बिल्कुल वही सेम कारण था जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, कि कांसीराम साहब की जो मूवमेंट है 1585 वाला, ये समन लोगों को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, इसको डाइवर्ट किया जाए। हिंदुस्तान की लोगों की माइंड को वो लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उन्होंने उस माइंड को पढ़ा, और हिंदुस्तान के समन किसी भी कीमत पे, किसी भी संगठन के नाम पे, किसी भी संघ के नाम पे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नाम पे एकत्रित ना हो जाए, उन्होंने राम मंदिर का फंडा चला दिया, और इस कदर चलाया कि वो आज तक चल रहा है। और हमारे लोग आज भी, आज वहां जो जाने वाले लोग होते हैं, हमको लगता है कि उसके 90% लोग समन होते हैं। उनके दिमाग में ये ठूस ठूस करके भर दिया गया कि यही तुम्हारे उद्धारक हैं, वहां तुम जाओ, वहां अपने गाड़ी मेहनत की कमाई चढ़ा करके आओ। इसी तरह से हमें खास करके समन संघ को एकदम सचेत रहना पड़ेगा। जब हमारी समन संघ आगे बढ़ेगी तो बमनों द्वारा साजिश रची जाएगी कि ये तो वही बात कर रहे हैं जो ज्योतिबा फूले कहते थे, ये तो वही बात कर रहे हैं जो हमारे महासमन कांसीराम कहते थे, ये वही बात कह रहे हैं जो हरिचंद गुरुचंद ठाकुर कहते थे, ये वही बात कह रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे, पेरियर ईवीएम रामास्वामी नायकर कहते थे, पंचानन बर्मन कहते थे। तो तमाम महापुरुषों की बात आज अगर कोई संगठन कर रहा है और एकत्रित करने की बात कर रहा है, तो समन संघ कर रहा है। तो जाति व्यवस्था अगर टूट जाएगी, समन अगर इकट्ठा हो जाएंगे, उनका जो माया जाल है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि इस माया जाल को खत्म किया जाए। तो हमें बहुत ही सचेत और सजग रहने की जरूरत है। और ये सच है कि एकमात्र फायदा इस जाति व्यवस्था से अगर किसी को होता है तो बमनों को होता है। तो हमें अब ये कितना जल्दी होगा, कितना लेट में होगा, कोई टाइम तो हम नहीं बता सकते, बाउंडेशन नहीं कर सकते। समय हो रहा है सर, मैं छोड़ दूं, मैं समझ रहा हूँ सर, 9:30 बज गया है, कंसेप्ट का टाइम हो गया है, और मैं अपनी बातों को फिर किसी दिन और आगे बढ़ाऊंगा। यहीं पे विराम देता हूँ। मेरी बातों में अगर कोई बात, सर अधूरी बात रह गई, एक लाइन में निष्कर्ष निकालिए इसका सर, अनूप राय सर। हाँ सर, तो अगर हम उनसे सचेत रह करके, और हमारे संगठन को ये कितना दिन में कंप्लीट होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें सतत प्रयास करना है। हम लोग समझेंगे सर, लोग समझेंगे। मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। देखो, समन संघ को समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अभी यहां सभी लोग ना जाति बनाने वाले का गुणगान कर रहे हैं और जाति को खराब बता रहे हैं ये, और कह रहे जाति का फायदा उसको है। कमाल की बात यह कि उसका जाति नहीं है और जाति का फायदा उसको कैसे हो जाएगा। जाति अगर हम लोग रखते हैं तो जाति का फायदा हमें है, जाति का नुकसान नहीं है। ये थ्योरी को, जो थ्योरी अब तक दिमाग में डाली गई है ना, ये पूरी गलत थ्योरी है, बिल्कुल गलत है। इसी की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। जी सर। जिस व्यक्ति की भारत में जाति है वो भारत का मूल निवासी है, ये उसका पासपोर्ट है। और जिस व्यक्ति की जाति नहीं है वो व्यक्ति बाहर का है, उसके पास बाहर का पासपोर्ट है, क्योंकि वो वर्ग में और सेक्टर में, वर्ण में है, जाति में नहीं है। जी सर। जाति होना अच्छी बात है। अगर आपके पास जाति है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं और आप यहाँ के कोई ना कोई, आपके बुजुर्ग कुछ ना कुछ काम करते थे, और वो जो काम करते थे बुजुर्गों के नाम पे, पुराना काम, वो जाति है। तो आप अपना सबसे पुराना काम ढूंढो ना। आपका सबसे पुराना काम क्या है? आप सम्राट अशोक वाला काम बताओ, आप बुद्ध वाला काम बताओ, आप जीवक वाला काम बताओ, आप जितना जो सुदत्त वाला जो काम है वो बताओ, व्यापारी वाला। आप जो काम, जो युद्ध हारने के बाद के जो काम हैं, जिनको गंदा काम बोला जाता है, आप उन पर क्यों चिपके हुए हो? आज के समय आपका काम कुछ और है, आप कुछ और उत्पन्न करते हो। इसकी किताब हम लेके आ रहे हैं। पर अब तक जितना भी जाति पे काम हुआ है, मैं आपको शॉर्ट कर सकता हूं कि उसकी वजह से सत्यानाश हुआ है। जाति से हमारा नुकसान नहीं है, जाति से हमारा फायदा है बहुत जबरदस्त, बशर्ते आप जाति से डरना छोड़ें और जाति को जानना छोड़ें। जब आप ये कहते हैं सामने वाले से
वमर से कभी आंख मिला के आपने उससे पूछा है कि तेरी जाति क्या है? कभी किसी देवता के बारे में जाति का पता किया है कि उस देवता की जाति क्या है? कभी आपने बाहर से आए लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारी क्या जाति है, क्या सिस्टम है? कभी आपने किसी से पूछा कि जाति होती क्या है, क्या नहीं होती है? जाति कैसे बनती है? जाति कहाँ से स्टार्ट होती है? जाति का मतलब क्या है? ये सारा वैसे किताब में आ रहा है। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जाति का गुणगान करना और जाति को खराब बनाना आज से बंद कर दीजिए। और जाति पे जिसको ये डाउट है कि जाति खराब है, वो बहस कर ले आके। यहाँ हम बता देंगे कि जाति बहुत अच्छी चीज है और जाति से ही हमारा उद्धार होगा और इसको रखना चाहिए। अगर आप इसको रखेंगे तो भारत के मूल निवासी हैं, और इसको नहीं रखेंगे तो आप बाहर के हैं। ये लास्ट प्रमाण पत्र आने वाला है और इसी से जीतेंगे सारे लोग। जी सर, जी सर, आपकी बात को समझ गया हूँ सर। धीरे धीरे समझ रहे हैं सर, सीख जाएंगे सर, सारी चीजें जान जाएंगे। और सर गोल्डन नियम क्या क्या इससे क्या गोल्डन नियम में लिखा हुआ कि जाति अभ्यास नहीं करना चाहिए? हाँ, तो अभ्यास नहीं करना चाहिए ना, ये ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि अभ्यास जो है वो हमको छोटा बड़ा करता है। पर उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि जाति को जानना नहीं चाहिए। जाति को जानिए आप डरिए मत जाति से, उसका अभ्यास नहीं करना है। मैं अभ्यास करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ जाति जानने के लिए बोल रहा हूं कि जाति खराब चीज नहीं है। अभ्यास करने के लिए नहीं बोल रहा आपको कि आप अपनी जाति को चुपटाए, और वो भी वो जाति जो आपको पता ही नहीं कि आपके बुजुर्गों ने कौन सा काम किया कौन सा नहीं किया। आज जो काम आप कर रहे हो वो आज आपकी जाति है। वो आप जो उत्पन्न करते हो उसको बोलते हैं जाति। माने होता है काम, जो काम करते हैं उसको जाति बोलते हैं, उसको जात बोलते हैं। कुम्हार अगर बर्तन बनाता है, कुंभ बनाता है, तो कुंभकार कहते हैं। लोहा पीटता है तो लोहार बोलते हैं। अगर वो लोहा पीटने वाला आज के समय अफसर है तो उसको राजकर्मी बोलते हैं। अगर वो लोहा पीटने वाला आज के समय अगर देश ना दे रहा है तो उसको गुरु बोलते हैं। और अगर वो देश का गुरु है तो उसको राजगुरु बोलते हैं। तो बदलते रहते हैं, जो जात है और जो काम है वो बदलते रहते हैं, जातियां बदलती रहती हैं। पूरी दुनिया में वही सिस्टम चलता है। लोहा पीटने वाले को इंग्लैंड के अंदर आयरन स्मिथ बोलते हैं, सोना पीटने वाले को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, पॉट बनाने वाले को पीटर बोलते हैं। ये चलता है पूरी दुनिया में। इससे घबराना नहीं है, इसको सीखना है। अभी किताब आएगी, इस पर बहस करेंगे बाद में, पर इसका गुणगान करना छोड़ो भाई। और ये खराब चीज नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर।